द्वितीय विश्व युद्ध, मानव इतिहास का सबसे भयानक, सबसे विनाशकारी संघर्ष। पर यह सब रातों रात नहीं हुआ था। इसकी शुरुआत एक चिंगारी से हुई थी, जिसने धीरे धीरे पूरी दुनिया को अपनी आग में झोंक दिया। चलिए, आज हम उसी रास्ते को समझते हैं जिसने दुनिया को इस महायुद्ध की दहलीज पर लाकर खड़ा कर दिया। हमारा ये पूरा विश्लेषण इसी एक सवाल के इर्द गिर्द घूमेगा। क्या ये सच में हो सकता है कि शांति के लिए की गई एक संधि, एक ट्रीटी, इतिहास के सबसे खतरनाक युद्ध की वजह बन जाए? तो हमारी कहानी किसी जंग के मैदान से नहीं, बल्कि एक शांति समझौते से शुरू होती है। साल था 1919। पहले विश्व युद्ध की तबाही के बाद दुनिया वर्साए की संधि के साथ एक नई उम्मीद देख रही थी। लेकिन उन्हें क्या पता था कि जिस स्याही से शांति लिखी जा रही थी, उसी में अगले विश्व युद्ध के बीज भी छिपे थे। इस संधि के केंद्र में था एक बहुत ही विवादित क्लॉज, आर्टिकल 231, जिसे वॉर गिल्ट क्लॉज भी कहते हैं। इसने कानूनी तौर पर युद्ध की सारी जिम्मेदारी जर्मनी पर डाल दी। और ये सिर्फ कागजी बातें नहीं थीं, ये आने वाली आर्थिक तबाही की बुनियाद थी। जर्मनी पर $33 अरब का भारी भरकम जुर्माना लगाया गया। आज के हिसाब से देखें तो ये रकम करीब 270 अरब डॉलर बनती है। सोचिए जरा, ये इतना बड़ा अमाउंट था कि जर्मनी को इसे चुकाने में लगभग 1 सदी लग गई। इसकी आखिरी किश्त साल 2010 में चुकाई गई थी। इसका नतीजा, देश में भयानक हाइपर इन्फ्लेशन, यानी बेतहाशा महंगाई। एक उदाहरण देखिए, 1922 में बर्लिन में एक ब्रेड 160 मार्क्स की थी। सिर्फ 1 साल बाद 1923 में उसी एक ब्रेड के लिए 200 अरब मार्क्स देने पड़ रहे थे। लोगों की पूरी जिंदगी की बचत रातों रात मिट्टी हो गई। अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई। और इसी आर्थिक तबाही और राष्ट्रीय अपमान की आग से एक ऐसे कट्टरपंथी नेता का जन्म हुआ जो लोगों के गुस्से और हताशा को अपनी ताकत का हथियार बनाना खूब जानता था। एडोल्फ हिटलर ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया। 1923 में सरकार गिराने की एक नाकाम कोशिश के बाद उसने नफरत का प्रचार शुरू किया। देश की हर मुश्किल के लिए यहूदियों और समाजवादियों जैसे अल्पसंख्यकों को जिम्मेदार ठहराया। फिर जब 1929 की महामंदी आई तो हिटलर के लिए रास्ता और साफ हो गया और 1933 आते आते वो जर्मनी का सबसे ताकतवर तानाशाह बन चुका था। जैसे ही हिटलर के हाथ में पूरी ताकत आई, उसने सबसे पहले जर्मनी की सेना को फिर से खड़ा करना शुरू कर दिया। ये वर्साई की संधि का सीधा उल्लंघन था, जिसने जर्मनी को सेना रखने से मना किया था, और दुनिया बस देखती रह गई। तो सवाल ये है कि दुनिया की दूसरी बड़ी ताकतें जर्मनी की इस हरकत पर क्या कर रही थी? उन्होंने एक बहुत ही खतरनाक रणनीति अपनाई, जिसे कहते हैं तुष्टीकरण या अपीजमेंट। वो पहले विश्व युद्ध की तबाही दोबारा नहीं देखना चाहते थे। उन्हें लगा कि हिटलर को थोड़ी बहुत रियायतें देकर शायद उसे शांत किया जा सकता है। और हिटलर ने इस नीति का पूरा फायदा उठाया। उसने तेजी से एक के बाद एक देश पर कब्जा करना शुरू किया। पहले ऑस्ट्रिया, फिर चेकोस्लोवाकिया का सुडेटनलैंड और फिर पूरा चेकोस्लोवाकिया। हर एक कदम के साथ वो दुनिया के सब्र का इम्तिहान ले रहा था, ये देखने के लिए कि वो उसे कहाँ तक जाने देती है। म्यूनिख समझौते के बाद तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री नेविल चैम्बरलेन ने गर्व से ये तक कह दिया कि उन्होंने हमारे समय के लिए शांति हासिल कर ली है। उन्होंने हिटलर को सुडेटनलैंड दे दिया, बस इस भोली उम्मीद में कि शायद अब उसकी भूख शांत हो जाएगी। लेकिन ये शांति बस एक छलावा थी। चैम्बरलेन की इस घोषणा के 6 महीने भी नहीं बीते थे कि हिटलर ने अपना वादा तोड़ दिया और पूरे चेकोस्लोवाकिया पर कब्जा कर लिया। ये साफ हो चुका था कि तुष्टीकरण की नीति बुरी तरह फेल हो गई थी। तुष्टीकरण की नाकामी के साथ अब बस आखिरी पत्ता गिरना बाकी था। हिटलर का अगला कदम एक ऐसे युद्ध की शुरुआत करने वाला था जो पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लेगा। 1 सितंबर 1939 10 लाख से ज्यादा जर्मन सैनिकों ने पोलैंड पर हमला कर दिया। ये वो लाइन थी जो क्रॉस हो चुकी थी। ब्रिटेन के अल्टीमेटम को नजरअंदाज कर दिया गया और इसी के साथ द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। हिटलर ने एक बिल्कुल नई और बेहद खतरनाक युद्ध रणनीति का इस्तेमाल किया, जिसका नाम था ब्लिट्जक्रीग, यानी लाइटनिंग वॉर। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इसका मकसद था बिजली की रफ्तार से हमला करके दुश्मन को संभलने का मौका ही न देना। तो ये काम कैसे करती थी? देखिए, सबसे पहले तेज रफ्तार टैंक दुश्मन के डिफेंस लाइन को चीरते हुए अंदर घुस जाते थे।
फिर ऊपर से वायुसेना, जिसे लुफ्टवाफे कहते थे, दुश्मन के कमांड सेंटर और सप्लाई लाइनों पर बम बरसाती थी। और आखिर में पैदल सेना आकर घिरे हुए और हक्के बके दुश्मन को खत्म कर देती थी। ये एक बेहद असरदार तरीका था। और इसके नतीजे हैरान कर देने वाले थे। 1940 की बसंत में ब्लिट्जक्रिग ने पूरे यूरोप को रौंद कर रख दिया। डेनमार्क तो सिर्फ 6 घंटों में हार गया, नॉर्वे 2 महीने में, और ताकतवर माने जाने वाले फ्रांस, बेल्जियम और नीदरलैंड्स ने सिर्फ 6 हफ्तों में घुटने टेक दिए। फ्रांस की इस लड़ाई के बीच लगभग 4 लाख ब्रिटिश और फ्रांसीसी सैनिक डंकर के समुद्र तट पर बुरी तरह फंस गए। उनके 3 तरफ जर्मन सेना थी और एक तरफ गहरा समंदर, मतलब बचना लगभग नामुमकिन था। तब जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। इतिहास का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ, ऑपरेशन डायनेमो। सिर्फ फौजी जहाज ही नहीं, बल्कि आम लोगों ने भी अपनी छोटी छोटी नावों में बैठकर जर्मन बमबारी के बीच लगभग 3.5 लाख सैनिकों को वहां से सुरक्षित निकाला। ये कोई जीत नहीं थी, ये एक चमत्कार था। लेकिन डनकर्क के इस चमत्कार के बावजूद फ्रांस को बचाया नहीं जा सका। 22 जून 1940 को फ्रांस ने सरेंडर कर दिया। अब हिटलर लगभग पूरे यूरोप का मालिक था और ब्रिटेन नाजी जर्मनी के सामने अब बिल्कुल अकेला खड़ा था। ऐसे मायूसी भरे माहौल में ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने कुछ ऐसे शब्द कहे जो इतिहास में अमर हो गए। ये हार मानना नहीं था, ये अंत तक लड़ने का एक ऐलान था। और इसी ऐलान के साथ युद्ध के एक और भी ज्यादा खूनी दौर की शुरुआत हो चुकी थी।